हेलो एवरीवन। तो पिछली क्लास में हम पढ़ रहे थे ठोस अधिशोषकों पर अधिशोष। तो अधिशोष था कौन? गैस। और इसमें हम पढ़ रहे थे कि ठोस अधिशोषक पर अगर गैस अधिशोषित होती है तो उसको कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं। एक अपना हो ही चुका था, ठीक है। सेकंड देखते हैं। सेकंड अपना अधिशोषक की प्रकृति। क्या था? अधिशोषक की प्रकृति। पहला क्या था? अधिशोष्य की प्रकृति थी। अधिशोष्य कैसा होना चाहिए? तो वो गैस अच्छी होती है जिसका द्रवीकरण आसानी से संभव होता है। और कैसे पता चलेगा? क्रांतिक ताप से। फिर रिपीट कर रहा हूं, वह न्यूनतम ताप जिस पर किसी भी गैस का द्रवीकरण संभव होता है। इसको एक टॉपिक और बोल सकते हैं, अधिशोषक का पृष्ठीय क्षेत्रफल। अधिशोषक का पृष्ठीय क्षेत्रफल ये भी बोल सकते हैं इसको, ठीक है। अब आइए देखते हैं क्या है। जनरली मान लो ये कोई अधिशोषक है, ठोस है और बड़ी ठोस है। अधिशोषक है कैसा है? ठोस। नेचर में कैसा है? ठोस, ठीक है। एक मैंने ले लिया चूर्ण फॉर्म, पाउडर फॉर्म। इसी ठोस का चूर्ण यानी कि पाउडर फॉर्म, इसी सॉलिड का क्या ले लिया मैंने? पाउडर। दैट्स इट, ठीक है। तो अब अगर यहां पर कोई भी गैस अधिशोषित होती है तो उसकी जो दर है वो क्या होगी? यहां अधिशोषित होने से ज्यादा। क्या होगी? यहां अधिशोषित होने से ज्यादा। क्यों? उसका कारण सिंपल सा कहने का मतलब है कि अगर कोई अधिशोषक ठोस की जगह पाउडर फॉर्म में है, चूर्ण फॉर्म में है, चूर्ण रूप में है, तो वहां पर अधिशोषण की दर क्या होगी? ज्यादा होगी। अधिशोषित पदार्थ ज्यादा चिपकेगा। क्यों चिपकेगा? ध्यान से देखो बेटे, चूर्ण फॉर्म, चूर्ण बिल्कुल पाउडर फॉर्म में, यहां सक्रिय केंद्र क्या होंगे? ज्यादा होंगे। और सक्रिय केंद्र ज्यादा, ऑब्वियसली बात है अधिशोषित भी क्या होगा कोई पदार्थ उतना ही ज्यादा। जहां मुक्त इलेक्ट्रॉन मिलेंगे वहां क्रिया करेंगे जल्दी से, वहां चिपकेंगे जाके, पास इलेक्ट्रॉन मिलेंगे तो चिपकेंगे जाके, तो वहां अधिशोषित भी क्या होंगे? ज्यादा। इसीलिए अगर कोई अधिशोषक पाउडर फॉर्म में है तो वहां पे अधिशोषण की दर क्या होगी? ज्यादा, ठीक है। सिंपल सा तुम्हारा टॉपिक है। कोई भी जो अधिशोषक है वो किस फॉर्म में होना चाहिए? पाउडर फॉर्म में। किस फॉर्म में होना चाहिए? पाउडर फॉर्म में, ठीक है। उतार लो फटाफट, नोट कर लो इसको, फिर अपन आगे चलते हैं। ठीक है, देखते हैं। बच्चों मैंने कल भी कहा था कि अगर तुम ऑनलाइन क्लास से ले रहे हो, पढ़ रहे हो, अच्छे से पढ़ रहे हो, तो कॉपी पेन साथ लेके बैठा करो, ठीक है। ऐसा नहीं है कि देख लिया, सुनने से चीजें याद नहीं होती है, लिखने से चीजें ज्यादा याद होती है। और ऑनलाइन क्लास बाद उनकी प्रैक्टिस करो ताकि चीजें ज्यादा याद हो, ज्यादा क्लियर हो। क्लियर है? एग्जाम्पल देखते हैं। कुछ धातु हैं उनकी अधिशोषण प्रकृति देखो। अधिशोषण प्रकृति कि वो अधिशोषक के रूप में कैसे बेटर वर्क करती है। तो पैलेडियम बहुत अच्छा अधिशोषक है, ठीक है। ज्यादा होती है किससे? Pt से, फिर Au और फिर निकल। ये सारी डी ग्रुप की धातु है। क्यों होती है? डी ग्रुप की धातुओं को ही हम क्यों काम में लेते हैं? मैक्सिमम तुमने देखा होगा कि उत्प्रेरक के रूप में भी मैक्सिमम डी ग्रुप की धातुएं लेते हैं। क्यों बेटा? परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन अधिक होते हैं, आसानी से क्रियाकारक इस पे अधिशोषित हो सकते हैं। तो जब डी ब्लॉक पढ़ाऊंगा, डी और एफ ब्लॉक, तो वहां क्वेश्चन भी बनेगा कि डी ब्लॉक की धातुओं को उत्प्रेरक के रूप में काम में क्यों लिया जाता है।
क्वेश्चन भी है, तो वहां पढ़ेंगे कैसा है क्या नहीं है, पूरा देखेंगे कैसे प्रूव भी करेंगे कि क्यों डी ब्लॉक की क्यों। यहाँ तो मैं हिंट बता दिया कि ये क्या दर्शाता है, परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्था। नोट कर लो इस ऑर्डर को भी, फिर नया टॉपिक फिर अगले कारक पे चलते हैं। ठीक है, देखो तो अब देखते हैं दाब का प्रभाव। इसका प्रभाव देखते हैं, दाब का प्रभाव। थर्ड टॉपिक, दाब का प्रभाव, इफेक्ट ऑफ प्रेशर। ठीक है, कारक में दो कारक पढ़ लिए, अधिशोषण की प्रकृति, अधिशोषण का पृष्ठीय क्षेत्रफल। यानी सिंपल सा पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्यादा होगा, अधिशोषण भी ज्यादा होगा। क्यों? क्योंकि पाउडर फॉर्म में क्या हो जाता है, क्षेत्रफल उसका बढ़ जाता है। ठीक है, अब देखो दाब का प्रभाव। किसी गैस की प्रति इकाई द्रव्यमान अधिशोषक पर, अधिशोषण की मात्रा गैस के दाब पर निर्भर करती है। जनरली मतलब प्रति इकाई द्रव्यमान, यानी द्रव्यमान कितना होना चाहिए, एक, या तो 1 ग्राम होना चाहिए या 1 किलोग्राम होना चाहिए। यूनिट, यूनिट मतलब 1। अब कोई गैस, यानी कोई गैस है जिसका द्रव्यमान क्या है, 1 ग्राम 1 किलोग्राम, अधिशोषित होगी कहां पर, अधिशोषक पर। ठीक है, तो उसके अधिशोषण की मात्रा किस पर डिपेंड करेगी, गैस के दाब पर। यानी कि अगर किसी अधिशोषक को कोई 1 ग्राम है या 1 किलोग्राम है, अगर अधिशोषक पर चिपकना चाहती है, उस पर जमना चाहती है, तो उसकी जो अधिशोषित होने की दर है, अधिशोषण की जो दर है वो किस पर निर्भर करेगी, उस गैस के दाब पर जो गैस तुमने ली। ठीक है, ये स्टेटमेंट है कि किसी गैस की प्रति इकाई द्रव्यमान अधिशोषक पर अधिशोषण की मात्रा गैस के दाब पर निर्भर करती है। ठीक है, तो आइए देखते हैं अब ये क्या रिलेशन है, वो देखो। देखो, निम्न ताप पर अगर तुमने गैस का दाब बढ़ा दिया, निम्न ताप पर अगर गैस का दाब बढ़ा दिया जाए तो अधिशोषण की दर भी बढ़ जाती है। तो अधिशोषण, मैं नीचे लिख रहा हूं, ठीक है, इस लाइन के बाद मैं यहां लिख रहा हूं, तो अधिशोषण की दर भी बढ़ जाती है। कारण निम्न ताप पर ज्यादा सक्रिय केंद्र उपस्थित होते हैं बजाय उच्च ताप के। उच्च ताप पर कोई प्रभाव नहीं होता, क्यों, वहां सक्रिय केंद्र उपस्थित नहीं होते। क्लियर? यानी कि निम्न ताप है, लो टेम्परेचर है, और गैस का दाब बढ़ा दिया तो अधिशोषण में क्या होगा, बढ़ जाएगा। क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ठीक है, तो एक बार आप इस लाइन नोट कर लो, फिर हम अपन आगे चलते हैं। ठीक है, थ्योरी लिख लो, पहले ये लाइन लिख लो, 3 लाइन, फिर यहां से लिखना, निम्न ताप पर गैस का दाब बढ़ा दिया जाए तो अधिशोषण की दर भी बढ़ जाती है, फिर ये लाइन लिख लेना। ठीक है,
ठीक है, आइए देखते हैं, नोट कर लिया होगा, आगे चलते हैं। ये सिंपल सा, निम्न ताप पर अगर तुमने गैस का दाब बढ़ा दिया तो अधिशोषण भी बढ़ जाएगा, कारण सक्रिय केंद्र बढ़ जाते हैं। ठीक है, अब देखते हैं आगे। अब देखो, मैं एक स्टेटमेंट लिख रहा हूं, स्थिर ताप पर अधिशोषण की मात्रा तथा गैस के दाब के मध्य संबंध, गैस के दाब के मध्य संबंध अधिशोषण समतापी कहलाता है। अधिशोषण समतापी कहलाता है। समतापी क्यों लिया? क्योंकि बच्चों पहली लाइन में मैंने क्या बोल दिया, स्थिर ताप, और स्थिर ताप यानी ताप में कोई चेंज नहीं होगा, यानी कैसा होगा, समतापी, समानता। तो स्थिर ताप पर अधिशोषण की मात्रा तथा गैस के दाब के मध्य जो संबंध है, जो ग्राफ आएगा उसे क्या बोलेंगे, अधिशोषण समतापी। तो आप अगर इस परिभाषा नोट कर लो, फिर हम आगे चलते हैं। ठीक है, स्थिर ताप पर अधिशोषण की मात्रा तथा गैस के दाब के मध्य संबंध अधिशोषण समतापी कहलाता है। एब्जॉर्प्शन आइसोथर्म, समतापी को इंग्लिश में क्या बोलेंगे, आइसोथर्म। क्लियर, नोट कर लो। हेलो, हाँ सर, अच्छा सर, ठीक है। तो सर मैं तो बस निकलने वाला था यहाँ से, खाना खाने से। ठीक है ठीक है ठीक है सर, ठीक है सर, ठीक है, कल देते हैं, कल तो आ जाओगे ना? ठीक है सर, ओके। हाँ सर, नहीं सर, 15 को छुट्टी है, 15 अगस्त बैंक बंद रहेंगे, तो कल करना पड़ेगा काम। क्या आप फोन पे कर दो? अच्छा, तो आप सर कल दे दो, चलिए कल दे दो, तो कल आप 1500 का दे दीजिए। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक सर, कल दे दो, ये कल ही मैं जमा करा दूंगा। ठीक है सर, ओके। ठीक है बच्चों, नोट कर लिया? ओके, अब आगे देखते हैं। ठीक है, अब देखते हैं ग्राफ। अधिशोषण की मात्रा मैंने ली x/m। x क्या है, मैं लिख रहा हूं यहां पे, अधिशोष्य का भार, और m क्या है, अधिशोषक का द्रव्यमान। ठीक है, यानी कि जो x होगा वो क्या होगा, अधिशोष्य का भार होगा, कितने अपन ने उसके भार, कितना अपन ने उसका भार लिया, कितनी उसकी मात्रा ली है। और m क्या होगा, जिस पर वो चिपक रही है उसका मास कितना है, उसका द्रव्यमान कितना है। ठीक है, तो ग्राफ बनेंगे, और ये ले लिया मैंने गैस का दाब P। ठीक है, x पता चल गया क्या है, m पता चल गया क्या है, इसको बोलते हैं अधिशोषण की मात्रा। डन। ये ग्राफ आता है, तो देखो ध्यान से, इस पॉइंट
पॉइंट पर दाब अधिकतम है, ठीक है, और दाब अधिकतम है तो अधिशोषण की मात्रा भी अधिकतम है, ठीक है। और ताप कैसा है, स्थिर, मैंने पहले बोल दिया था कि स्थिर ताप पर अधिशोषण की मात्रा तथा गैस के दाब के मध्य जो संबंध होगा उसे क्या बोलेंगे, अधिशोषण समतापी। इस बिंदु पर अधिशोषण की मात्रा भी अधिकतम है, दाब भी अधिकतम है, इस दाब को बोलेंगे पीएस। एस का मतलब था सैचुरेशन यानी संतृप्त, यानी इसके बाद तुम दाब कितना ही बढ़ा लो अधिशोषण की मात्रा नहीं बढ़ेगी। ये क्या हो गया, सबसे उच्च दाब हो गया, इसलिए मैंने क्या बोला, संतृप्त। पेट भर गया इसका, संतृप्त हो गया, अब इसको नहीं बढ़ना, तुम चाहे कितने दाब बढ़ा दो, कितने ही दाब बढ़ा दो, अब ये आगे नहीं बढ़ेगा, ठीक है, इसलिए इसे बोलते हैं संतृप्त। बोलते हैं ना, पहले मुझे 4 रोटी की भूख है, मेरा पेट भर गया, अब तुम चाहे 5-6 कितनी चिल्ला दो, नहीं खाएगा, क्यों, उसका पेट भर चुका है। सेम टू सेम मैंने इसको इसका सबसे हाईएस्ट दाब दे दिया, हाईएस्ट प्रेशर दे दिया, अब चाहे तुम कितनी दाब बढ़ा दो, अब इस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसे बोलते हैं अधिशोषण समतापी वक्र या अधिशोषण समतापी ग्राफ। पीएस क्या है, वो दाब है, या ऐसे बोल दो वह संतृप्त दाब जिस पर अधिशोषण की मात्रा उच्चतम होती है, इसके बाद अधिशोषण बढ़ेगा ही नहीं, चाहे कितना ही दाब बढ़ा दो। क्लियर, ठीक है, बना लो ग्राफ, बहुत सिंपल ग्राफ है, देख लो, जैसे 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 दाब बढ़ रहा है अधिशोषण की मात्रा बढ़ रही है। क्लियर, स्थिर दाब है। ठीक है बच्चों, तो बेटा आज हमने 2 कारक पढ़े, एक तो अधिशोषण का पृष्ठीय क्षेत्रफल, सेकंड दाब का प्रभाव। उम्मीद करता हूं तुम्हें समझ में आया होगा। घर पर पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है, ऐसे नहीं कि ऑनलाइन क्लास देख लो यही समझ में आ जाएगा, नहीं, घर पे पढ़ना ज्यादा जरूरी है, ठीक है। तो आज के इतना ही, बाकी कल पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू। आप ये ग्राफ नोट कर लीजिए, जिसने नोट नहीं किया, ठीक है, मैं थोड़ा टाइम दे रहा हूं।